अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात करेंगे छवि की, और छवि कितनी महत्वपूर्ण होती है और सरकारें उसके लिए क्यों परेशान रहती हैं। वो जो काम करने वाली सरकारें हों वो, और जो नाकारा हों वो भी, सबको चिंता रहती है कि काम चाहे हो चाहे ना हो, छवि नहीं बिगड़नी चाहिए। छवि बिल्कुल बड़ी और चमकदार होनी चाहिए, रंग बिरंगी होनी चाहिए। अब ये हो कैसे? क्योंकि इंसान तो हाड़ मास का पुतला है, वो बहुत लंबा होगा तो 6 फुट का होगा, 6.25 फुट का हो जाएगा। उसको 100 फुट बनाना है, और यही एक हिस्सा है सियासत का, राजनीति का, जिससे कोई उबर नहीं पाता है। हर 6 फुटा आदमी या 5.5 फुट वाला भी प्रयास में रहता है कि किसी तरह उसकी छवि 100 फुट वाली हो जाए, ताकि उसके सामने सब बौने दिखाई दें, बड़ा कोई दिखे ही ना। अब इसमें मसला कहाँ आता है? समस्या ये होती है कि ज़्यादातर लोग आज भी कहे पर, और उससे भी ज़्यादा लिखे पर, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा देखे पर भरोसा करते हैं। यानी अगर आप दिख रहे हैं तो आपका असर अधिक होगा, आप उस छवि के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभा लेंगे। आप लिख रहे हैं तो हो सकता है उससे थोड़ा कम आपका असर हो, लेकिन असर होता है। और जो लोग लिख नहीं रहे, जो दिख नहीं रहे, जो सिर्फ बोल रहे हैं, उनका भी असर होता है। तो अब ऐसे लोगों की एक जमात इकट्ठा करना सरकारों का फर्ज बनता है। वो करती ही हैं, सारी जगह करती हैं, और हिंदुस्तान में भी हो रहा है। सरकार की छवि बीच में कुछ इस तरह की बनने लगी थी कि वो जो हाथ में आता है उसको बेच देती है। वो रेलवे स्टेशन बेच देती है, वो हवाई अड्डे बेच देती है, वो इमारतें रख देती है, किसी को दे देती है निजी हाथों में। सड़कें निजी कंपनियों को बनाने के लिए दे दी जाती हैं, और यहाँ तक कि असलहा बनाने का काम भी, हथियार गोला बारूद बनाने का काम भी निजी क्षेत्र को, यानी बेच देना, उसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर देना। ये सारी सरकारें कोशिश करती रहती हैं, और इस सरकार की तो छवि ऐसी बन गई थी कि उसके हाथ जो भी लग जाता है, जो भी उसकी नज़र में आ जाता है कि यहाँ से मुनाफा हो रहा है, इसको बेच के फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, वो उसको बेच देती है। अब ये एक छवि सरकार की बन गई। सरकार चाहती थी कि इससे किसी तरह मुक्ति मिले, तो उसने अपना बहुत सोच विचार कर अपना एक नया कारखाना स्थापित करने का फैसला किया। उसका बाकायदा बैठकें हुई, और उसका एक नोट तैयार किया गया कि वो कारखाना कैसा होगा, उसमें क्या बनेगा, और उसको कौन चलाएगा, और उसमें कौन से लोग शामिल होंगे, उनकी तनख्वाहें क्या होंगी, और किस तरह की चीज़ें होंगी। जब सारा कुछ तैयार हो गया तो अब वो मंजर आम पर आया, सामने लोगों के उसको पेश किया गया, और कहा गया कि देखिए, ये जो सरकार कारखाना लगा रही है, ये लेखक बनाने का कारखाना है। इसमें से लेखक बन के निकलेंगे, और लेखक क्या करेंगे? लिखेंगे, और लिखेंगे तो लिखे हुए का असर छवि के निर्माण में होता है। इसलिए इसको, सरकार को इसका थोड़ा बहुत अगर लाभ मिल भी जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि असल उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरुडम जो है, उसके लिए ये सब लोग चल रहे हैं। अंतिम लक्ष्य के बारे में कोई विवाद नहीं है, न पहले था सरकार के मन में, न इस दस्तावेज के हिसाब से उसके मन में कोई विवाद है कि संस्कृति मंत्रालय ने जो ये कदम उठाया है, वो प्रधानमंत्री ने खुद भी ट्वीट किया इसको कि आप लोग आइए और इससे जुड़िए, लेखक बनिए। अब चूंकि भारत की आज़ादी का 75वां साल बस आने ही वाला है, तो सरकार ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि सरकार 75वें साल में 75 लेखक, नए लेखक अपने कारखाने में बना ले। अब उसके लिए सबसे पहले तो इनको देखा गया कि इसका प्रबंधन कौन करेगा। तो प्रबंधन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को सौंप दी गई, नेशनल बुक ट्रस्ट को, और उन्होंने कहा कि वो इसकी योजना बनाएंगे, और ये देखेंगे कि 6 महीने में आदमी कैसा भी हो, कहीं से भी आया हो, उसको ठोक पीट कर वो लेखक बना देंगे।
और इसके लिए ये मुफ्त में नहीं होगा। जो लेखक बनाएंगे उनको तो जो तनख्वाहें मिल रही हैं वो तो मिलती रहेंगी, जो लेखक बनने जाएगा उसको भी 50,000 रुपया महीना मिलेगा और 6 महीने तक मिलता रहेगा, जब तक वो लेखक कोट एंड कोट बन नहीं जाता। तो लेखक बनाएंगे नेशनल बुक ट्रस्ट वाले, उनके तमाम जो विशेषज्ञ आएंगे बताएंगे, और ये लेखन किस दिशा में होगा, किस विधा में होगा, ये लेखक के ऊपर नहीं है। ये लेखक नहीं तय कर सकता है कि वो क्या लिखना चाहता है। उसको विशेषज्ञ बताएंगे कि तुम्हें कविता लिखनी है या कहानी लिखनी है, उपन्यास लिखना है या नाटक लिखने हैं, संस्मरण लिखने हैं, ये जो भी करना है। और जो और लोग हैं उनमें यात्रा वृत्तांत को भी जोड़ दिया गया और दूसरे और दीगर विषय उसमें जुड़ते चले जाएंगे। तो उनकी विशेषज्ञता विशेषज्ञ तय करके बनाएंगे और उनको ये बताएंगे कि इस तरह आप लेखक बनेंगे और आप इस विधा में जाएंगे। सरकार ने जो दस्तावेज तैयार किया है उसमें संस्कृति मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो लेखक होंगे ये भारत के लेखकीय राजदूत होंगे। शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि एम्बेसडर, लिटरेरी एम्बेसडर होंगे ये लोग, जो लेखकीय राजदूत होंगे, पूरी दुनिया में भारत की छवि चमकाएंगे, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। अब जो लेखकीय राजदूत बनने जाएगा उसका एक इम्तहान होगा, वो भी नेशनल बुक ट्रस्ट करेगा। 5,000 शब्द में आपको एक लेख नेशनल बुक ट्रस्ट को भेजना है और ये योजना शुरू हो चुकी है। 15 अगस्त को जितने लोग 75 लोग चुने जाने हैं जिनको लेखक बनना है भविष्य का, उनकी सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। तो ये सब काम 15 अगस्त से पहले हो चुकेगा। उनसे 5,000 शब्द का लेख मांगा गया है जिसके आधार पर उनका चयन होगा कि उनको लेखक बनाया जा सकता है या नहीं। अब ये चुनाव भी कैसे होगा, कौन करेगा, वो विशेषज्ञ समिति कौन सी होगी, ये सब नहीं मालूम है अभी, लेकिन ये लगभग स्पष्ट है, तय है कि 75 लोग, वही समिति जो विशेषज्ञों की होगी बताएगी कि इन 75 लोगों को प्रशिक्षित किया जाना है, इस कारखाने में इनको डाला जाना है कच्चे माल की तरह और दूसरी ओर से पके हुए लेखक की तरह इनको बाहर आना है। यानी जैसे ही वो कारखाने से निकले उनकी कविता विश्व स्तरीय, उनका उपन्यास विश्व स्तरीय, उनके यात्रा संस्मरण विश्व स्तरीय, उनके नाटक तो दुनिया में धूम मचा देंगे। तो ये जो प्रयास है सरकार का, ये छोटे तौर पर और ऐसे देखने पर समझ में नहीं आता लोगों को, और नहीं आएगा क्योंकि अधिकतर लोग लिखने पढ़ने पे ज़्यादा यकीन करते नहीं हैं, उसके ओर से विश्वास उठता जा रहा है जैसे लग रहा है। उनको ये कौन बताए कि ऐसी कोशिश पिछले ज़मानों में भी हुई है, बहुत लोगों ने कोशिश की और अंत में वो हार कर इस नतीजे पर पहुँचे कि भाई लेखक बनाया नहीं जा सकता। अब जैसे मैं गोरखपुर का एक किस्सा आपको सुना दूं। फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय जी गोरखपुर के ही थे, उनका तखल्लुस गोरखपुरी अपने आप को वो लिखते भी थे। तो उनको गोरखपुर के एक स्थानीय कवि जो उस समय तक अखबारों में और पत्रिकाओं में छपने लगे थे और स्वयं को बड़ा कवि मानते थे या लगभग उस सीमा तक पहुंच चुके थे, उन्होंने अपनी कुछ कविताएं फिराक साहब को दी और फिराक साहब ने अगले दिन जब वो मिलने पहुंचे उनसे, तो ये तो नहीं पूछा उन्होंने कि आपने कविताएं पढ़ी कि नहीं हुजूर, लेकिन फिराक साहब समझ गए कि ये इसी के लिए आए हैं और उन्होंने छूटते ही कहा कि बरखुरदार, डिक्शनरी देखकर कविता नहीं लिखा करते। आपने कोई मोटा सा एक शब्दकोश उठाया, उसमें से कुछ कठिन शब्द निकाल लिए और उसके आधार पर एक कविता गढ़ दी। जैसे कारखाने में कार बनती है कि एक एक पुर्जा जोड़ के आपने कार खड़ी कर दी, वैसे कविता नहीं होती। कवि जी लौट तो गए, लेकिन जो उसके बाद फिराक साहब ने और तमाम चीज़ें बोली लिखने के बारे में, वो कम महत्वपूर्ण नहीं थी। मतलब ये जब ज़बान कैसी होगी लिखने की, शब्द कौन से आप इस्तेमाल करेंगे,
कैसे करेंगे, वो शब्द कहाँ से आएंगे, अगर डिक्शनरी से नहीं आएंगे तो किस जगह से आएंगे। तो ये मसला तो दरपेश था मीर तकी मीर के यहाँ भी। मीर साहब से किसी ने पूछा कि मीर साहब ये बताइए कि आप इतना बड़ा अमामा पहने घूमते हैं और इतने बड़े शायर हैं, लेकिन जो अदब और ज़ुबान की लज्जत आपके यहाँ मिलती है वो कहाँ से आती है, क्योंकि रहते तो हम भी इसी शहर में, दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि देखो सब मामला कुल मिलाकर इतना है कि किताबें पढ़ के, सिर्फ किताबें पढ़ के, सिर्फ कुछ लोगों से बात करके और सिर्फ कमरे में बंद रहकर कविताएं नहीं होती, ज़बान नहीं आती। अदब और ज़बान जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नाक रगड़ने से आती है। तो ये जो अंदाज़ है बात कहने का कि डिक्शनरी छोड़िए, बाहर निकलिए, आप किसी को घोटा लगवा के लेखक या कवि नहीं बना सकते, जो सरकार करने जा रही है। और उसको लगता है कि कारखाने से निकले हुए लोग अच्छे कवि और अच्छे उपन्यासकार और नाटककार होंगे, तो वो एक अलग मसला है। सरकार ने शायद मीर का ये बयान न पढ़ा होगा या फिराक साहब का ये किस्सा न सुना होगा, लेकिन एक महमूद खिज़ा शायर होते थे, बड़े उम्दा शायर थे और उनकी ज़ुबान इतनी आम फहम, इतने आसान शब्दों का इस्तेमाल करते थे और बात कहते थे तो लगता था बिल्कुल ठक से दिले सीने में आके चुभती थी वो बात। किसी ने महमूद खिज़ा से भी ये सवाल पूछा कि साहब वो शायर बनते कैसे हैं, कवि बनते कैसे हैं। तो उन्होंने, महमूद खिज़ा ने एक शेर कहा कि बात ये है कि आदमी शायर, बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता, बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच में कोई जगह नहीं है। या तो शायरी आप में है और या नहीं है, उसे ठोक पीट कर पैदा नहीं किया जा सकता। ये वैसा ही मसला है जब उर्दू के एक बहुत बड़े उपन्यासकार इंतज़ार हुसैन नासिर काज़मी से मिलने गए, उनको इंटरव्यू करने गए। नासिर काज़मी बीमार थे, अस्पताल में थे और ये इंटरव्यू अस्पताल में ही हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि नासिर काज़मी की पैदाइश अम्बाला की थी और इंतज़ार हुसैन साहब बुलंदशहर के थे, डिबाई के। तो और बड़े फ़ख्र से बताते थे कि मैं डिबाई का हूँ। तो ये अपने साथ जब भारत का विभाजन हुआ और उसके कुछ समय बाद तक लोगों का जाना आना लगा रहा और ये दोनों, नासिर काज़मी और इंतज़ार हुसैन, दोनों चले गए पाकिस्तान, वहीं रह गए। अब जब इंतज़ार हुसैन ने उनसे सवाल किया नासिर काज़मी से और कहा कि नासिर ये बताइए कि आपकी शायरी में, आपके लिखे में पेड़, पहाड़, नदी, समंदर, पत्ते, ये सब बहुत आते हैं, ऐसा क्यों है? नासिर काज़मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पेड़, पहाड़, नदी और समंदर उसे दिखाई देते हैं जिसके अंदर होते हैं। अगर आपके अंदर पेड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, समंदर नहीं है, तो बाहर होता रहे वो आपको दिखेगा ही नहीं। यानी बात ले दे के वही है कि या तो आप में है या नहीं है। महमूद खिज़ा बिल्कुल सटीक बात इस मामले में कह गए थे कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो ये बिल्कुल इतना साफ साफ बोलते हैं। और ज़बान के मामले में तो बहुत सारे लोगों ने कहा। भवानी बाबू ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने तो एक बहुत चर्चित कविता लिखी जिसका बार बार हवाला आता है कि वो कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू देख। ये चुनौती है लेख की, जो कारखानेदारों को समझ में नहीं आती। या तो उन्हें किसी ने इसके बारे में बताया नहीं, या उनको, उनकी समझ ये है कि कारखाने में बहुत कुछ बन सकता है तो लेखक भी बन सकते होंगे, तो वहाँ बना लेंगे। क्योंकि इन लेखकों पर जो अभी हैं उन पर सरकार को भरोसा नहीं है।
उसको लगता है कि ये लोग सरकार की छवि खराब करने वाले हैं, उसे सुधारने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए एक नई जमात खड़ी करनी पड़ेगी। और सरकार ने तो ये कह भी दिया है कि एक ये नए ढंग का रोजगार पैदा होगा लेखक बनने के बाद। अब देखिए, मैं आपको जयराज सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। जयराज सिंह झाला बहुत ही उम्दा लेखक थे, शायर थे, और वो किसी बात की परवाह नहीं करते थे। उनको जो कहना होता था वो कह ही जाते थे। अब वो कैसे अपनी बात कहते हैं और कैसे कहते हैं कि ये जो जमात लेखकों की, कवियों की पहले से मौजूद है, जितने उपन्यासकार मौजूद हैं, जो यात्रा विवरण लिखने वाले, संस्मरण लिखने वाले अभी हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको छोड़ के नए यात्रा विवरण, नए उपन्यास, नई कविता लेकर और इन पर इतना भरोसा करके आप उनके हाथ में देना चाहते हैं, तो इसका होगा क्या? ये कोई आसान काम तो होगा नहीं, क्योंकि जो भी स्थापित लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे, ये संभव दिखता नहीं है। तो झाला साहब का एक शेर है। झाला साहब कहते हैं कि खासियत है इन अदब वालों में एक, खासियत है इन अदब वालों में एक, मार देते हैं अदब आदाब से। मतलब वो इतने नफीस ढंग से काटते हैं कि अदब आदाब से, कि आपको पता भी नहीं चले कि आप कहाँ गए। तो वो चुनौती कारखाने से निकले लेखकों के सामने आने ही वाली है। अभी तो कारखाना शुरू हो रहा है, शुरू होगा, उससे कारखाने में लोग बनकर लेखक निकलेंगे, उसमें कवि बनकर निकलेंगे, उपन्यासकार निकलेंगे। लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो अदब वालों में एक खासियत तो है, और झाला साहब कहते हैं कि मार देते हैं अदब आदाब से। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम उसके हिसाब से कार्यक्रम में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।